हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अभी तक जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। मैं आपके लिए लाई हूँ हसरत के नए केस, जिसमें मैडम फ़ारूकी और अतिया नूर के घर जाती हैं, जिसको देखकर नूर के माँ बाप खुश तो हो जाते हैं, पर अतिया के आने पर इसका बाप नहीं खुश होता। वो नूर और अतिया की दोस्ती के बारे में बताते हैं, जिस पर मैडम फ़ारूकी बताती हैं कि मैंने इन दोनों की गलतफहमी भी दूर करवा दी है। जिस पर इनका बाप कहता है अल्लाह करे दोनों को समझ आ जाए। इधर उसका बाप नूर का पूछता है, जिस पर मैडम फ़ारूकी बताती हैं कि वो अरसम को लेने के लिए गई है, क्योंकि वो अरसम के मामले में बहुत पॉजिटिव है। जिसको सुनकर उसका बाप बहुत खुश हो जाता है। इधर नूर अरसम के बारे में सोच रही होती है और वो खुद से कहती है कि अरसम जुनैद की बातों का यकीन नहीं कर सकता। और इधर जुनैद नूर के बारे में सोचता है कि अब इम्तिहान का पता चलेगा कि कौन मोहब्बत के किस मुकाम पर खड़ा है। और इधर जुनैद अभी भी नूर को अपनाने का सोच रहा होता है कि अरसम अगर नूर को छोड़ दे तो मैं नूर को अपना लूँगा। और इधर जुनैद अरसम को इससे की गई बात की आखिरी रिकॉर्डिंग भी भेज देता है। और इधर अरसम नूर की आखिरी रिकॉर्डिंग भी सुन लेता है और वो बहुत रोता है, क्योंकि नूर इसको धोखा दे रही होती है। इधर साइम इसके कमरे में आता है और अरसम के रोने की वजह पूछता है, और अरसम साइम के गले लग जाता है। और अरसम साइम से माफ़ी मांगता है कि अचानक नूर की कॉल आती है, जिस पर अरसम कहता है कि मैं इससे बात नहीं करूँगा। और वो बग़ैर कुछ बताए, जब उसका भाई उससे वजह पूछता है तो उसे बग़ैर कुछ बताए वहाँ से चला जाता है। इधर नूर की माँ इमाम को फ़ोन करती है, जिस पर वो इमाम से कॉल ना करने और मिलकर ना जाने का पूछती है। जिस पर इमाम कहती है जब इंसाफ ना मिले तो इंसान को दर्द होता है। जिस पर उसकी माँ बताती है कि अतिया और नूर के झगड़े अब ख़त्म हो चुके हैं, और इमाम खुश हो जाती है। जिस पर उसकी माँ कहती है कि मैंने आज तुम्हें घर पर बुलाया, दोनों ज़रूर आइएगा। इधर अरसम नूर के साथ गाड़ी में बैठा होता है और नूर अरसम के चुप होने की जब वजह पूछती है, जिस पर अरसम तो कुछ नहीं कहता, लेकिन थोड़ी देर बाद अरसम कहता है कि काश हम कभी मिले ना होते। और नूर ये कहती है कि मैं, और उधर अरसम कहता है कि तुम जितनी प्यारी हो इतनी ही झूठी भी हो। जिसे सुनकर नूर हक्का बक्का रह जाती है और वो अतिया पर इल्ज़ाम लगाती है कि ज़रूर अतिया ने मेरे बारे में पट्टी पढ़ाई होगी। जिस पर अरसम कहता है कि सब झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ मैडम नूर सच बोल रही हैं। जिस पर अरसम नूर की रिकॉर्डिंग सुनाता है और नूर इसको भी झूठ करार देती है। और अरसम नूर को कहता है आज रात मैं तुम्हारा असल चेहरा दिखाऊंगा। ये बातें कर ही रहे होते हैं कि नूर और अरसम का एक्सीडेंट हो जाता है। और इधर अतिया को फ़ोन आता है, जिस पर साइम बताता है कि नूर और अरसम का एक्सीडेंट हो गया है। इधर जुनैद जब घर आता है तो इमाम जुनैद से कहती है कि मैं खाना लगा दूं, जिस पर जुनैद खुश उसलूबी से राज़ी हो जाता है। नूर खुश होने की वजह पूछती है तो जुनैद उल्टा अपना मूड ख़राब कर लेता है। और वो जब अपनी अम्मी का पूछता है तो वह साथ वालों के घर का बताती है कि वह साथ वालों के घर गई हुई है। और जब वो बताती है कि अम्मी ने खाने पर बुलाया है तो वो कहता है कि जाना ज़रूरी नहीं है। इधर वो अभी अपने हस्बैंड से बातें कर ही रही होती है कि अतिया का फ़ोन आता है, जिस पर वो बताती है कि नूर और अरसम का एक्सीडेंट हो गया, जिसको सुनकर जुनैद परेशान हो जाता है। इधर अतिया और मैडम फ़ारूकी दोनों हस्पताल पहुंच जाते हैं और मैडम फ़ारूकी बहुत परेशान होती है। साइम अपनी माँ को अरसम के रोने का भी बताता है, जिस पर इसकी माँ कहती है तुमने पूछा क्यों नहीं, बिना बताए कैसे तुमने उसको जाने दिया। अभी ये बातें कर ही रहे होते हैं कि डॉक्टर आ जाती है। डॉक्टर बताता है कि नूर अभी बेहोश है, लेकिन जो अरसम है वो अभी भी उसका कुछ पता नहीं है। जिसको सुनकर मैडम फ़ारूकी रोने लगती हैं। साइम इनको तसल्ली देता है। इधर इमाम आती है और अरसम की तबीयत का पूछती है और नूर को भी अभी बेहोश नहीं आया होता। इधर अचानक से डॉक्टर आता है जो अरसम के मर जाने की खबर देता है, जिसको सुनकर सब रोने लगते हैं।
ادھر گھر میت آتی ہے اور ایک کنیز نور کو اپنے کمرے سے لے کر نیچے آتی ہے، جس پر نور پر ارسم کی موت کا گہرا اثر پڑتا ہے۔ نور رونے لگتی ہے، اماب اس کو حوصلہ دیتی ہے۔ جنید اور سائم ارسم کی میت کو لے جاتے ہیں۔ ادھر جنید کو ارسم کی باتیں یاد آتی ہیں اور ایکسیڈنٹ کی وجہ خود کو کہتا ہے اور سوچتا ہے کہ اگر اماب کو پتہ چل گیا تو وہ مجھ سے نفرت کرے گی۔ ادھر میڈم فروخی کو ارسم کی باتیں یاد آتی ہیں اور اس کی شرارتیں، اس کی کیئر، اور اس کو سن کر بہت روتی ہیں۔ ادھر نور اپنے کمرے میں لیٹی ہوتی ہے، وہی سازشیں، وہی سب کچھ۔ اس کو ارسم نظر آتا ہے کہ ارسم اس کی جان لے رہا ہے۔ نور اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ نور کو ارسم کی باتیں یاد آتی ہیں جو اس نے آخری وقت میں اسے کہی تھی۔ ادھر نور یہ سوچتی ہے کہ اگر ارسم کا موبائل جیٹ جی کو مل گیا تو بہت برا ہوگا۔ ادھر جنید آفس جانے کے لیے اپنی ماں سے باتیں کرتا ہے، جس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ ماں آپ کو اس کے گھر چھوڑ دو، جس پر جنید اس بات پر بھی اعتراض کرتا ہے، جس پر اس کی ماں ٹوک دیتی ہے اور اماب کو چھوڑنے کا کہتی ہے اور جنید مان جاتا ہے اور اماب اور جنید کے ساتھ جانے کا کہتی ہے اور اس کی ماں جنید کے گھر جانے کو بھی کہتی ہے، جس پر اماب جنید کا منہ دیکھتی ہے اور اس کی ماں اس کو جانے کا کہتی ہے۔ ادھر نور عطیہ کے پاس آتی ہے اور عطیہ کے منہ پر تھپڑ مار دیتی ہے اور عطیہ کو ارسم کا قاتل کہتی ہے۔ وہ اتنا چیختی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تم میرے گھر سے نکل جاؤ۔ وہ اچانک یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ میڈم فروخی وہاں سے آ جاتی ہے۔ سائم بھی پیچھے کھڑا ہوتا ہے اور کہتی ہے کہ عطیہ میرے ارسم کو اس نے چھین لیا ہے، یہی میرے ارسم کی قاتلہ ہے، اور وہ سارے الزام عطیہ پر لگا دیتی ہے۔ میڈم فروخی وہاں سے نور کو لے جاتی ہیں۔ سائم عطیہ کے پاس آ جاتا ہے اور اس کو حوصلہ دیتا ہے کہ شاید اس کو بہت گہرا صدمہ پہنچا ہے، اسی لیے اس نے غلط فہمی میں تمہیں اس کا قاتل قرار دے دیا، اور وہ جنید کو فون کرتی ہے